नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 11 की प्रश्नमाला 8 है नई एनसीईआरटी में, और वो है अनुक्रम और श्रेणी। इससे पहले के वीडियो हमने 8.1 पूरी की है, ठीक है, लेकिन 8.2 में आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र काम आएंगे। वैसे देखो, पुरानी एनसीईआरटी किताब उसमें 8.2 थी, वो अब नहीं है, और आगे 8.3 सीधे दी गई है, ठीक है ना। तो सीधे हम 8.3 पढ़ेंगे, लेकिन आगे विविध प्रश्नमाला में कुछ 8.2 के प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए उन सूत्रों को पढ़ना जरूरी है ताकि वो प्रश्न हम आसानी से हम कर सकें। विविध प्रश्नमाला करने के लिए यहाँ कुछ 8.2 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, वो पढ़ेंगे हम। और सबसे पहले देखो कुछ परिभाषा लिखी गई है यहाँ पर। सबसे पहले अनुक्रम नाम लिखा है, श्रेणी नाम लिखा है, श्रेणी नाम लिखा है। क्या होता है देखो, इनका अर्थ क्या होता है। अनुक्रम क्या होता है? जब कुछ संख्या निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो, कोई इसमें उसमें निश्चित नियम लगता हो। जैसे लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, इसमें कोई निश्चित नियम है, ठीक है। और अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखा होता है। अनुक्रम का जो पद है इनको जोड़कर लिख दो आप, यानी 2, 4, 6 और 8, ये क्या हो गया देखो, श्रेणी बन गई है, ठीक है। एक देखो लिखा 1/2, 1/3, 1/4, ये देखो अनुक्रम है। और श्रेणी के रूप में लिखा तो क्या हो जाएगा इसका, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इस प्रकार जब अनुक्रम तो क्या होते हैं, कुछ एक निश्चित नियम होता है देखो, ठीक है। जैसे देखो 2 को 2 जोड़ा गया है, और यहाँ ऊपर देखो सब में 1-1 है, नीचे भी 1 जोड़ा गया है। इसमें कोई एक फिक्स नियम है, उसके अनुसार ये इनको लिखा गया है, क्रमबद्ध किया गया है। लेकिन जब श्रेणी कब बनेगी, जब इनको आप जोड़ कर लिख दो, आप बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हुए लिख दोगे, तो वो क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी। कुछ संख्या निश्चित नियम अनुसार क्रमबद्ध हो, उनका व्यापक पद ज्ञात किया जा सकता हो, यानी आगे जो पद हमें निकालना हो वो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार देखो संख्या देखो, और कोई अंतर नहीं है इस अनुक्रम में और श्रेणी में। अनुक्रम के हम कोई पद नहीं निकाल सकते हैं, और इस श्रेणी के अंदर कुछ एक निश्चित नियम अनुसार क्रमबद्ध होता हो, उनका व्यापक पद हम जो पद निकालना चाहते हैं वो पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अब समान श्रेणी में क्या होता है, जब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। अंतर यानी जब एक दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तीसरे में दूसरा पद घटाएं, उनका बीच का अंतर क्या हो, समान हो, ठीक है। लिख दिया, जैसे 8 लिख दिया, 16 लिख दिया, 24 लिख दिया, 32 लिख दिया। यहाँ देख सकते हैं देखो सब में 8 का अंतर आ रहा है। 16 - 8 8 बच रहा है, 24 - 16 8 बच रहा है, 32 - 24 सब में 8 बच रहा है। इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और गुणन श्रेणी में जब क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, यानी जब अनुपात निकालते हो, भाग देते हो, तब उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है 8 लिख दिया, बाद में 16 लिख दिया, बाद में 32 लिख दिया, बाद में 64 लिख दिया। यहाँ देख सकते हैं देखो 2 बट्टे भाग देना है, 16/8 2 आंसर आ रहा है, 32/16 2 आंसर आ रहा है, 64/32 2 आ रहा है। तो सब में क्या है देखो, इसमें अनुपात समान है, इसलिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। इस प्रश्नमाला में आपको केवल समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न हम करेंगे देखो। तो सबसे पहले हम इतनी परिभाषा लिखने के बाद में कुछ इनके महत्वपूर्ण सूत्र है, समांतर के और गुणोत्तर के, वो सूत्र पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे हम प्रश्नमाला को शुरू करेंगे देखो। सबसे पहले लिखते हैं समांतर श्रेणी के क्या क्या देखो कुछ सूत्र है। तो सबसे पहले है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसमें देखो समान श्रेणी के जैसे संख्या लिखे देखो, इसको प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं देखो, प्रथम पद को लिखते हैं ए। प्रथम पद को ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और बीच का जो अंतर आ रहा है, ठीक है, यानी A2 - A1 आ रहा है, ठीक है, और A3 - A2 आ रहा है, इसको क्या लिखते हैं हम, डी के द्वारा। यानी डी क्या होता है, इसके अंदर सार्वय अंतर होता है, सार्वय अंतर, ये क्या होता है, इसका डी होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जब हमें इसका कोई व्यापक पद निकालना होता है, तो यह सूत्र कौन सा काम आएगा देखो। अब देख सकते हैं देखो, पहले पद को केवल क्या लिख रहे हैं, हम ए लिख रहे हैं। दूसरे पद को क्या लिखेंगे देखो, दूसरे पद में इसमें डी जोड़ देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। लिख सकते हैं देखो a + d आ रहा है, दूसरे यानी
a1 को a लिख दिया, दूसरे पद को मैंने a प्लस डी लिख दिया। तीसरे पद को क्या हो जाएगा, देखो इसमें अगर हम इस पद में एक और डी जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा, यानी a प्लस 2d। अब देख सकते हो यहाँ a2 लिखा है तो केवल d लिखा है, 3 आ रहा है तो यहाँ 2d आ रहा है, इसका अर्थ क्या, एक d कम आ रहा है, इसका n का मान क्या आ जाएगा, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, इसका व्यापक पद निकालना सूत्र होता है। कोई पद हमें निकालना है समान श्रेणी का तो सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हमें यहाँ पर काम, ये किसका सूत्र है, ये समांतर श्रेणी के व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र है। व्यापक पद ज्ञात करना है तो सूत्र ये लगाओ n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में है योगफल ज्ञात करना। देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, यह सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 अगर 2a n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, जब हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है तब ये सूत्र लगाना है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखो n आपको पद दिया होगा, कितने पदों का निकालना है, a क्या इसका प्रथम पद है, n आपको पद दिया होगा और d क्या इसका सार्वंतर है। तो ये सूत्र हो जाएगा। अगर आपको अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है या दिया हुआ है तो सूत्र कौन सा काम आएगा, देखो अंतिम पद आपको दिया है तो सूत्र ये लगा दो Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक है। अब ये देखो इसको क्या लिखना है आपको, a प्लस a लिख दो n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n बट्टे 2। अब यहाँ देख सकते हैं, देखो ये लगा दो, ये सूत्र किसका है, देखो ये सूत्र है n का। n को आप यहाँ n भी लिख सकते हो, l भी लिख सकते हो। n का अर्थ क्या है, वो अंतिम पद जो पद ज्ञात करना, वो अंतिम लास्ट पद होता है, और उसी प्रकार इसको l भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस l। तो ये सूत्र किसका होता है, देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। जब अंतिम पद दिया है तो ये लगाना है, और अंतिम पद नहीं दिया है तो सूत्र ये लगाओ Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब आपको देखो एक an का मान ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, Sn माइनस Sn माइनस 1। आपको योगफल पदों का दिया गया है, ठीक है, तो पहले आप n की जगह n रख दो और बाद में n की जगह n माइनस 1 रख दो, दोनों घटाओगे तो किसका मान होगा, an का मान हो सकता है। देखो तो ये ध्यान करना, an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये योगफल को बता रहा है, n पदों का योगफल और n माइनस 1 पदों का योगफल, तो n का मान प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर आपको कोई श्रेणी दी गई है, कह दिया भाई 3 पदों का योगफल ये है, 5 पदों का योगफल ये है, तो अगर आपको 3 पद याद करने हो समांतर श्रेणी के, ठीक है, तब आपको पद कौन कौन से लेना है, देखो a माइनस डी लेना है, a लेना है, a माइनस डी, इस प्रकार आपको पद लेना है। यहाँ देखो इन सब में कितने किस अंतर आ रहा है, देखो यहाँ पर एक एक अंतर डी का अंतर आ रहा है। अगर आप 5 पद लेने का आ जाए तो लेना आपको a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ये दोनों क्या है, विषम है, ये दोनों विषम पद है। विषम पद के लिए आपको ये लिखना है, 3 पद आपको लेना है तो a माइनस डी, a प्लस डी। 5 पद लेना है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d। इस प्रकार आपको यहाँ पर पद लेना है। अब इसके बाद में अगर आपको देखो 4 पद कहा जाए तो 4 पद में a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d, ये आपको लेना है। ये क्या है, सम पदों के लिए, 4 पदों के लिए ये है सम पद के लिए, सम पद। अगर 6 पद कहा जाए तो ले लो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ये देखो ले सकते हैं हम। ये देखो 4 पद हो गए और ये कितने हो गए, 6 पद। अगर आपको 3 पद समान श्रेणी के 3 पद लेने को कहा जाए,
यानी ये प्रथम वगैरह नहीं है, ये समान श्रेणी कहीं से पद उठा सकते हैं। देखो 3 पद, ये शुरू के पद नहीं है, ये समान श्रेणी के कहीं के पद उठाए गए हैं। ये 3 पद लेने को कहा जाए तो a माइनस डी ए प्लस डी लीजिए। 5 पद का कहा गया तो a माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। एक बात देखनी है आपको, 3 पद और 5 पद निकालने सम विषम संख्या के बीच में क्या आएगा, देखो प्रथम पद आएगा, और सम संख्या के बीच में देखो कहीं प्रथम पद a नहीं आ रहा। देखो ये ध्यान करना है, देखो ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये समान श्रेणी की जितनी बातें यहाँ लिख दी है। एक और है, देखो समांतर माध्य का है, समांतर माध्य, समांतर माध्य सूत्र होता है उसका a प्लस बी बट्टे 2। अब आपको कहा जाए कि 4 और 20 का समांतर माध्य ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो, ये इसका आंसर है। तो देखो 24 बट्टे 2, इसका मान क्या आ जाएगा 12, यानी 4 और 20 का समांतर माध्य क्या है 12 है। इस प्रकार आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हो। ये समांतर श्रेणी की जितनी बातें हैं हम यहाँ पर लिख ली है हमने, ठीक है। अब उसके बाद में आगे है गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। तो गुणोत्तर श्रेणी में वही देखो n पद ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद में आगे वही आपको योगफल ज्ञात करना है, वही आगे गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, वही बातें लिखी है देखो सारी। तो सबसे पहले है गुणोत्तर श्रेणी। इसका जो प्रथम पद और सार अनुपात होता है वो 0 नहीं होता, देखो एक तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी, इसके हमें क्या निकालना है, देखो जो मैं सूत्र है महत्वपूर्ण वो पढ़ रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के। यहां सबसे पहले क्या है, देखो वही बात है, देखो इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम a के द्वारा ही लिखते हैं, प्रथम पद को a को, और इसमें होता है सारवय अनुपात होता है, सारवय अंतर नहीं होता है, वो क्या होता है सारवय अनुपात, उसको हम क्या लिखते हैं r के द्वारा व्यक्त करते हैं, r के द्वारा व्यक्त करते हैं। कैसे निकालते हैं अनुपात, देखो संख्या लिखिए 2 4 8 16, इसका देखो प्रथम पद a बराबर में 2, सार अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, आप भाग लगा दो a2 बट्टे a1, a3 बट्टे a2, a4 बट्टे a3, सबका मान क्या आ रहा है, देखो सबका मान 2 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये सार अनुपात यहाँ पर क्या है, देखो ये 2 है। इस प्रकार सार अनुपात क्या है, भाग देना है इसके अंदर, समान श्रेणी में घटाते हैं, इसमें क्या करना है दूसरे पद में पहले पद का भाग, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग, इस प्रकार भाग देकर आप सार अनुपात ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद में इसका जो आपको व्यापक पद ज्ञात करना होता है, सूत्र क्या होता है इसका, an बराबर होता है a r की घात n माइनस 1। उसमें क्या लग रहा है, देखो उसमें लग रहा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगी, यहाँ क्या होगा घात में लगेगा, देखो a r की घात n माइनस 1, यहाँ देखो n माइनस 1 लग रहा है, यहाँ घात में क्या होगा n माइनस 1 होगा, तो यह हो जाएगा n बराबर a r की घात n माइनस 1। यह आपको व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र है, व्यापक पद जो आपको ज्ञात करना होता है, तो ये n बराबर हो गया सूत्र। इसके बाद में है इसके योगफल ज्ञात करना, गुणोत्तर श्रेणी के योगफल, n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का, यहां पर सूत्र 2 काम आएंगे, देखो दोनों सूत्र पढ़ रहे हैं, Sn बराबर और Sn बराबर, एक सूत्र होता है a r की घात n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1। ये सूत्र कब लगेगा, जब r का मान 1 से क्या हो बड़ा हो, तब यह लगेगा Sn बराबर a r की घात n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1। और ये कब लगेगा 1 माइनस r की घात n बट्टे 1 माइनस r, ये कब लगेगा जब r का मान 1 से छोटा हो। इन दोनों सूत्रों को ध्यान करना है आपको, Sn बराबर a r की घात n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, और यहाँ Sn बराबर a 1 माइनस r की घात n और 1 माइनस r, ये r का मान 1 से बड़े के लिए, या r का मान 1 से छोटे के लिए। ये हो गया। देखो अब यहाँ पर आपको देखो 3 पद लेने हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 पद के लिए वही बात है, देखो विषम पदों के लिए 3 पद के लिए a बट्टे r a और a r, 5 पदों के लिए a बट्टे r स्क्वायर a बट्टे r a r का स्क्वायर। इस प्रकार आपको यहाँ पर ये क्या है विषम पद के लिए है। आपको अगर गुण श्रेणी विषम पदों लेने को कहा जाए तो क्या लेना आपको, ये लेना, देखो ये 3 पद विषम है और 5 पद भी विषम है। 3 पद के लिए a बटे r a r, और 5 पद के लिए a बटे r स्क्वायर
ए बटे आर, ए आर और ए आर का स्क्वायर है। इसके बाद में अगर आपको 4 पद लेना कहा जाए तो वही जो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हो जाएगा ए बटे आर की घात 3, ए बटे आर, बाद में ए आर और ए आर की घात 3। अब देखो वही बात है, उसमें विषम पदों में क्या था, देखो एक एक डी का अंतर था। इसमें देखो दो आर का अंतर आ गया, आर की घात 3 सीधे आर आ गया, बाद में आर की घात कितने का अंतर है, देखो आर स्क्वायर का में अंतर आ रहा है, उसमें 2d का अंतर आ रहा है देखो, और इसमें केवल आर का अंतर आ रहा है, देखो आर का अंतर। ठीक है, तो ये क्या है, सम पद के लिए, सम पदों के लिए ये 4 पद है, और 5 पद के लिए क्या आ जाएगा, देखो 6 पद के लिए ए बटे आर की घात 5। ठीक है, उसके बाद में आगे वही 1 बटे आर की घात 3, बाद में ए बटे आर, उसके बाद में ए आर की घात 3 और ए आर की घात 5। इस प्रकार आपको यहाँ पर पद लेने हैं। सम पदों के लिए ये हो जाएगा, अगर आपको कहा जाए समांतर गुणन श्रेणी के 3 ये पद है तो 3 ये पद ले, 5 पद ये है, 5 पद आपको दे रहे हैं, उनका गुणनफल ये है, योगफल ये है, तब आपको ये लेना। इस प्रकार 4 पद कहा जाए तो ये लेना है, 6 पद का लिए जाए तो ये लेना। इस प्रकार आपको गुणन श्रेणी के अंदर भी विषम और सम का ध्यान रखना है और समांतर में भी ध्यान रखना है। उसके बाद में लास्ट है एक, वो है इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या लिखेंगे, देखो गुणोत्तर माध्य सूत्र हो जाएगा इसका रूट ए बी हो जाएगा, रूट ए बी। आपको 2 संख्या दे रखी है, सूत्र लिया गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो, दोनों रूट में गुणा कर दो। इस प्रकार कह दिया भाई 4 और 16 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो, तो क्या लिखेंगे, देखो इन दोनों क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा करके इनका वर्गमूल निकालो, ये हो जाएगा 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 8। इसका अर्थ क्या है, इनका 4 और 16 गुणोत्तर माध्य क्या है 8 है। गुणोत्तर माध्य का अर्थ क्या है, बीच की संख्या है, 4 और 16 की संख्या क्या है, बीच क्या आएगी 8 आएगी। इस प्रकार आपको यहाँ पर गुणोत्तर माध्य ध्यान रखना है। जितनी बातें थी हमने यहाँ सारी पढ़ दी है, देखो ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम प्रश्नमाला, जो हमारी गुणोत्तर समान श्रेणी की प्रश्नमाला नहीं है, सीधे गुणोत्तर माध्य गुणोत्तर श्रेणी की प्रश्नमाला दी गई है, उसमें सब कुछ सारे प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्न करेंगे। देखो उसके बाद विविध प्रश्नमाला में समांतर के प्रश्न आएंगे, गुणोत्तर के दोनों के प्रश्न आएंगे। तो आगे वाले वीडियो में हमें सारी बातें पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।